गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन नई क्लास 11th एजी बायो प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी से हो रही है। तो नए स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दें कि फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th एजी बायोलॉजी की। तो आपको विशेष करके ध्यान देना है, इस पे फोकस करना है कि एजी बायोलॉजी के अंतर्गत अपन बात करें तो कौन कौन सा सिलेबस और क्या है इसके अंतर्गत। तो सीधी बात है कि एजी बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है ये मुख्य रूप से अपन कहें ये जेट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, राइट, या फिर अपन कह रहे हैं एक तरह से जेआरएफ नेट के लिए भी करेगा। लेकिन एजी बायोलॉजी का जो स्टूडेंट्स, जिसमें अपन मेनली यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, जीव विज्ञान को, तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि ये एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी जो है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो समझने लायक है कि एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है 11th एजी के अंदर, क्लास 11th एजी के अंदर, तब रियली बात ये हुई कि यहाँ पे आपको समझने लायक एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एजी बायो एंड एग्रीकल्चर, 3 सब्जेक्ट है ये। जबकि वहां पर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जगह बायो में भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केवल नॉर्मल जो बायो होती है उसमें आप केमिस्ट्री ही पढ़ोगे, इसमें भी आप बायोलॉजी ही पढ़ोगे, लेकिन एग्रीकल्चर की जगह आप फिजिक्स पढ़ोगे। लेकिन मेरा जानने योग्य ये बात हुई कि किसी बच्चे की इंटरेस्टेड इन कृषि से संबंधित ज्यादा है और वो अपने सपने पूरा करना चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बनूं, कृषक के रूप में, एक किसान के रूप में बन के, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्टिक रूप वैज्ञानिक बन के भी काम करना चाहे तो इस क्षेत्र में जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन देन बायो एंड एजी बायो कि केमिस्ट्री जो है बेटा, इसकी और इसकी केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तीनों सब्जेक्ट रहते हैं और इसमें ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री दे रखी है और ज्यादातर मृदा से संबंधित दे रखी है, सॉइल से संबंधित दे रखी है, सॉइल के कंटेंट से संबंधित दे रखी है। सॉइल का संगठन किससे बनता है, सॉइल और पीएच, मृदा की पीएच क्या है, और दूसरा रहेगा न्यूक्लिक एसिड की, और इससे ज्यादा अपन कह रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स की रहती है, पोषक तत्वों की। तो डीएनए, आरएनए एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल्स जो इसके अंतर्गत आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और एजी बायो और इस बायो के अंदर तो रात दिन का डिफरेंस है। देन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एनाटॉमी, बायोलॉजी के अंदर आप मानव की कार्य की पढ़ते हो, मानव के सिस्टम को पढ़ते हो, एनिमल्स के सिस्टम को पढ़ते हो। यहां पर वो नहीं, यहां पर केवल प्लांट से संबंधित ही है। हल्का सा एनिमल के बारे में दे रखा, और वो भी एनिमल्स कौन से, जिनका कहीं न कहीं रोल, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर के अंदर है। समझ रहे हैं ना, वही अपन कह रहे हैं यहां पर देखा गया है उनका। अगली बात यहां पे आती है बेटा, वो ये रहती है कि क्या कौन स्टूडेंट एजी को ले सकता है, एग्रीकल्चर को ले सकता है। तो बेटा देखने योग्य बात यह हुई, एग्रीकल्चर जो 10th पास आउट है और जिसके अंदर परसेंटेज मायने नहीं रखता, ये नहीं कि 50% मायने रखता है, नहीं रखता है, 70% है, कोई कह रहा मेरा 90% है, मैं तो कह रहा हूं बोले 99% क्यों ना हो, उसके लिए भी एग्रीकल्चर देन वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बायो एंड मैथ्स रहेगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक स्ट्रीम है, ये भी एक संकाय है। कृषि अलग से संकाय है बुद्धिजीवियों,
ठीक है ना, एक अपने आप में अलग स्ट्रीम है, तो आप भी इसके अंदर जितना महत्व उनको देते हो इतना महत्व इसमें दें तो इसमें जॉब और अर्ली पा सकते हैं, बहुत जल्दी पा सकते हैं कृषि संकाय के अंदर। अब रही बात यहाँ पे, इनका कोई भी स्टूडेंट इतने परसेंटेज का है लेकिन उसके अंदर पढ़ाई का जुनून है, पढ़ने की नीयत है, और रही बात पढ़ना और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको कहां तक वो ले जा सकते हैं। आप देखेंगे यदि रिजल्ट उठा के देखोगे तो उस रिजल्ट में पिछले रिजल्ट को देखोगे तो भी आपको इस एजी बायो के अंदर 90+ मार्क्स और 99 तक जो मार्क्स, 99 क्या 100% भी आए हुए हैं 100 तक, तो 90 से 100 के बीच में आपको लगभग 38 स्टूडेंट मिलेंगे मिनिमम, 38 स्टूडेंट इन दिस सब्जेक्ट मोर देन 90+ मार्क्स। 90% से प्लस, 90% से प्लस आपको यहां पर स्टूडेंट मिल जाएंगे, 38 स्टूडेंट केवल एग्रीकल्चर के। बायोलॉजी को साथ में जोड़ोगे तो लगभग 60 के पार हो जाएगा, लेकिन ये मामला यहां 90, तो ये क्या होता है 98 तक है, 99 तक लटके हुए हैं, 100 में से 100 भी आए हुए हैं। तो ये ना समझें कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ये सिलेबस का बहुत ही इतना मेहनती सिलेबस नहीं है। ट्रिक्स एंड माइंड को स्थिर करके यदि पढ़ते हैं तो बहुत कम सिलेबस है आपके इस एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, जिसको आप कम समय में एकदम संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। नो डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। रही बात यहां पे बेटा कि क्या हम इसके अंदर करने के बाद में देन क्या कर पाते हैं, तो बेटा जब आप ये 90, मैंने कहा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करके जेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बीएससी के अंदर जा सकते हैं, सीएसआर का दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अपन कह रहे हैं वो एग्जाम्स है जिसके अंदर आप अपनी सफलता निश्चित पा सकते हैं इस स्ट्रीम के अंदर आके। अभी हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, वो टॉपिक आता है कोशिका सेल। ओके बेटा, और हम जो पढ़ रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। वो क्या पढ़ रहे हैं ध्यान दें। मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं कोशिका, एक टॉपिक है अध्याय नंबर 2, थोड़ा इंपॉर्टेंस है और सभी इसके बारे में जानते हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत करें हैं। हमेशा आपको ध्यान है सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हर बच्चा एक इसको पिकअप कर सकता है। तो अपन कह रहे हैं जहां पर अपन कोशिका की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको एक एक बहुत सरल से शब्दों के अंदर टर्मिनोलॉजी को समझा रहा हूं। उन टर्म्स को अच्छे से समझना है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन कब, जब आप इसको बारीकी से समझोगे तब। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसको समझने के लिए और समझने वाला और समझाने वाला दोनों का आपस में संतुलन बैठना चाहिए। जब बैलेंस बैठ जाएगा ना तो आपकी एकदम टर्मिनोलॉजी सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हर शब्द को साइंस में क्या है,
कि इंग्लिश के अंदर भी उनको जानना जरूरी है, अभी नहीं लेकिन बाद में। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अपन एक मकान की दीवार को बढ़ाते हैं, चिनते हैं ना, उसको सिनाई करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि उसके अंदर मसाला वगैरह डालते हैं, वो इतना तेज रखते हैं कि मजबूत रहे। तो इसलिए यदि अभी से आपकी नींव मजबूत है तो आप ग्रेजुएशन के अंदर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपको कतई कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नहीं तो दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा। तो कोशिका, जिसको इंग्लिश में बेटा कहा गया है सेल, क्या कहा गया है? सेल। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि सेल क्या है? सेल कहते किसको है? कोशिका है क्या? तब हम कह रहे हैं, एक मैं आपको सीक्वेंस और क्रम बताता हूं। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कोशिका, इसको कहते हैं ऊतक, इसको कहते हैं ऊतक तंत्र, इसको बोलते हैं अंग और इसको बोलते हैं अंग तंत्र। अब रही बात यहां पे कि भले एनिमल्स हो, भले प्लांट हो, सीक्वेंस वही रहना है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, तो मैं कहूंगा, एक आपने नाम सुना होगा एक कोशिकीय, एक नाम सुना होगा अपने बहुकोशिकीय, ठीक है ना? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब अपन कहेंगे ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे आप नाम सुना, अमीबा है, पैरामेसियम है, यूग्लिना है, नाम सुने होंगे, यीस्ट है। ऐसे बहुत सारे कोशिकीय जीव जिनमें शरीर के अंदर केवल एक कोशिका होती है। और मजेदार बात ये कि यहां पर पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, गति जैसे अनेक जो कार्य है, ये अनेक जो कार्य जिसकी मैं आपके सामने बात करूं, तो इन सभी का कंट्रोल व्यू, क्या बोलते हैं इनको, नियंत्रण केवल एक कोशिका द्वारा ही होता है। अलग अलग कार्य के लिए स्पेशलिस्ट सेल्स नहीं पाई जाती, विशिष्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती जो अलग अलग कार्य को मेंटेन करे। ऐसा नहीं होता है एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के द्वारा ही पूरा मेंटेनेंस किया जाता है। ओके,
फिर जब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय की, ओके, ये बहुकोशिकीय क्या है? देखो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है भविष्य में भी और अभी भी। तो ये मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं इनमें वही सेम है कि ऐसे जीव जिनका निर्माण एक की बजाय दो या फिर दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर करती है तो उसे हम कहेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय कहेंगे। ये याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय किसे कहा गया? जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर जिनका निर्माण करती है। अब इसका एग्जाम्पल बात करें तो आधे से ज्यादा आपको वैसे ध्यान ही है कि जैसे अपन कहें मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब जीव जिनकी बात करें अपन तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं जिनके अंदर अपन कहें बहुत सारी कोशिकाएं, दो या दो से अधिक, मोर देन अपन कहें कि ये दो से कितनी भी हो सकती है। जितना जीव बड़ा है, जितना उसके शरीर का संगठन बड़ा है, उतनी कोशिकाएं उसके शरीर के निर्माण में लगती रहेगी। तो ये जीव जो अपन कह रहे हैं ये बहुकोशिकीय जीव है जो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये बहुकोशिकीय जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है। लेकिन बात यहां समझने लायक और मजेदार बात वो ये रहेगी कि यहां पर केवल एक कोशिका के द्वारा सारी क्रियाएं नियंत्रित नहीं होती। जैसे आप देख रहे थे कि एक कोशिकीय के अंदर केवल कंट्रोल, नियंत्रण है वो एक कोशिका के द्वारा ही होता था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो आपको केवल एक कोशिका के द्वारा ये नियंत्रित ना होके तो फिर क्या रहता है? यहां पर ये रहता है बहुकोशिकीय जीवों में कि यहां विशिष्ट कोशिकाओं का समूह बन जाता है। और ये विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जो बन के एक विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स का निर्माण करता है और वो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और वो ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें कि अंग तंत्र की, जो एक जीव के अंदर पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट रूप से कहें, स्पेशली रूप से कहें तो अलग अलग फंक्शन का काम करता है, अलग अलग कार्य करने का काम करता है बुद्धिजीवियों। कैसे? मैं कहूं कि हमारे अंदर पेशी ऊतक पाया जाता है, हमारे अंदर एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, इस तरीके से जटिल ऊतक पाए जाते हैं। जो भी अपन सरल ऊतक की बात करें या जटिल ऊतक की बात करें या अपने बात करें यहाँ की तो शरीर की बात करें तो आपने वैसे बहुत सारे ऊतकों के बारे में पढ़ा ही होगा, रक्त के बारे में भी पढ़ा होगा, पेशी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये सब, और अपन कह रहे हैं अपने हृदय पेशी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब जो ऊतक जो होते हैं उनका कार्य अलग अलग हो गया। कोई हार्ट के अंदर है, कोई हमारी मांसपेशियों के अंदर है, उनका निर्माण करने का काम करता है। तो समान विशिष्ट कोशिकाएं जिनकी संरचनाएं समान हो, जिनका कार्य समान हो, वो आगे मिलकर एक विशिष्ट फंक्शन का निर्माण करती है, एक विशिष्ट कार्य करती है, एक विशिष्ट ऑर्गन्स का निर्माण करती है और वो ऑर्गन स्पेशली एक अपना पर्टिकुलर कार्य करता है। तो ये बात होती है बहुकोशिकीय जीवों में, न कि एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में शरीर का निर्माण ही एक कोशिका से होता है तो पूरा बागडोर उसी को ही संभालनी होती है। लेकिन यहाँ बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसलिए यहाँ का जो काम है वो अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलके इसको करता है। लेकिन बात ध्यान रखिए, ये तो केवल आपको एक समझाया नॉर्मल कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं।
लेकिन ध्यान दें, जब कोशिकाएं मिलके, अब अपन कह रहे हैं एक कोशिकीय जीव है तो उसकी यहीं पर क्रिया समाप्त हो जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो केवल एक कोशिकीय जीव रह जाएगा। लेकिन जिनमें कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती है तो ये सेल्स और सेल्स जब मिल जाएगी तब अपन कहेंगे वो यहां पर एक किसका निर्माण कर देगी, टिश्यू का, उत्तक का निर्माण करेगी। तो कुछ जीव आपको उत्तक स्तर के मिलेंगे, कई तो एक कोशिकीय स्तर के हो गए, लेकिन कई जीव आपको क्या मिलेंगे, उत्तक स्तर के मिलेंगे। किस स्तर के, टिश्यू लेवल के मिलेंगे आपको। और यदि टिश्यू और टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो एक तरह से टिश्यू सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। और टिश्यू सिस्टम जब मिलते हैं, जैसे आपने कहा पेशी है, रक्त है, ये जो उत्तक जो होते हैं ये मिलने से उत्तक तंत्र बन जाता है। नाम सुना होगा आपने, भरण उत्तक तंत्र सुना है? ये क्या होता है, भरण उत्तक तंत्र? एपिडर्मल होता है एक सहवन उत्तक तंत्र होता है। एक आपने नाम केवल जाइलम एंड फ्लोएम का सुना होगा। तो ये सहवन उत्तक तंत्र हुए, ये उत्तक तंत्र हुए। यदि उत्तक तंत्र आपस में मिल जाएंगे, टिश्यू सिस्टम प्लस टिश्यू सिस्टम मिल जाएंगे, तो अपन कहेंगे ये ऑर्गन का निर्माण कर लेंगे, मतलब अंगों का निर्माण कर लेंगे। अंग कौन से? अंग वो जैसे हृदय हो गया, जैसे आंख हो गई, जैसे अपन कह रहे हैं फेफड़े हो गए, यकृत हो गया, ये सभी अंग है। अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से अंगों का क्या हो जाता है, निर्माण। लेकिन अंग और अंग के मिलने से, ऑर्गन और ऑर्गन के मिलने से मिल जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ये अंग तंत्र कैसे बनता है बुद्धिजीवियों, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, ध्यान दें। इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना है, वैसे मैं ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूं, अंग तंत्र की बात कर रहा हूं बेटा। केवल अभी हम एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पूरा कोशिका का ही रोल आ रहा है। कोशिका के बिना शरीर का अस्तित्व का संभव ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें बनेगी नहीं। लेकिन जब हम अंग तंत्र की बात कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम की, तो एक एग्जांपल देते हैं। आपने नाम सुना होगा श्वसन तंत्र, आपने नाम सुना होगा पाचन तंत्र, ये तंत्र है। लेकिन तंत्रों का निर्माण किसके मिलने से हुआ? तंत्रों का निर्माण हुआ ऑर्गन के मिलने से। ऑर्गन और ऑर्गन के मिलने से सिस्टम बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे हम कहें श्वसन तंत्र की बात करें तो बुद्धिजीवियों आपको ध्यान होगा कि मेनली बात आई यहां पे कि सबसे पहले नोजल से, नाक से वायु ग्रहण की जाएगी अंदर, तो नाक मुख्य भूमिका निभाएगा। यहां नासा द्वार, नाक का कौन सा भाग, नासा द्वार, ये नोजल जो अपन कह रहे हैं जिससे अंदर प्रवेश करेगी। ये अंदर प्रवेश करने के बाद में अपन कह रहे हैं जो कंठ और ग्रसनी तक जाती है, उसके बाद में अपन कहते हैं यहां पर एक घाटी द्वार आ जाता है। और ये घाटी द्वार तो वैसे अपन कह रहे हैं मुख से ली जाने वाले भोजन को श्वासनली में जाने से रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ग्रसनी और कंठ से
अपन कह रहे हैं वायु चली जाती है श्वास नली में, ट्रेकिया में। ये ट्रेकिया मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उन कीटों में तो केवल ट्रेकिया के माध्यम से ही श्वसन क्रिया होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नाक हो गया, कंठ हो गया, श्वास नली हो गई, ट्रेकिया हो गया। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों ही जाके किस में खुलती है? दोनों ही जाके लंग्स में खुलते हैं, फेफड़ों में खुलते हैं। और ये फेफड़ों से फिर कहाँ जाती है? ये फेफड़ों से फिर वायु कुपिका में जाती है और वायु कुपिका के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर शरीर के विभिन्न भागों तक इसकी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो ये देखो बहुत सारे जो अंग मिल रहे हैं, इन अंगों के मिलने से ये तंत्र जो एक सिस्टम बना उसका नाम है श्वसन तंत्र। ठीक है बेटा, ये बात एक नॉर्मल हो गई कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक, उत्तक के मिलने से उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र के मिलने से अंग और अंग के मिलने से अंग तंत्र। नेक्स्ट अपन नई वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।